to the Congress, he with his efforts and the efforts of his president MRCC has actually revived the Congress over here. जी निजाम साहब आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर प्लीज। नहीं सर, हम तो इनसे यही कह रहे थे कि दो चीज अभी आप सर्वे करिए कि कितने इंडस्ट्रियलिस्ट इधर इनकी सरकार में देश छोड़ के चले गए। उनको हिंदुस्तान में कारोबार नहीं करना है क्योंकि या तो उग्रानी हो रही है या उन पर दबाव बनाया जा रहा है। स्वयं महाराज शासन 4 लाख करोड़ के कर्जे में जा रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। 5 लाख सर, 5 लाख करोड़, 5 लाख। अब वो पैसा कहां से आएगा बताइए। वो 1 लाख करोड़ आपने कम कर दिया, रास्ता खोला है इन्होंने। सर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो क्या? देश का इंडेक्स जो है भुखमरी में, पासपोर्ट के कारण में, सारी चीजों में इन्होंने नाम खराब करके रख दिया देश का। आज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताइए मुझे बहुत सीरियसली, बड़ी गंभीरता से आपसे पूछ रहा हूं निजाम साहब। मैं आपको पता नहीं कितने सालों से जानता हूं, हम लोगों ने इकट्ठा काम किया है बहुत। निजाम साहब ये बताइए कि क्या वास्तविकता में, क्योंकि हम लोगों को तो यही लग रहा है, प्रधानमंत्री जी भी बार बार पासबंदा मुसलमानों की बात करते हैं, उनके लीडर भी बहुत पासबंदा मुसलमानों की बात करते हैं, अमित शाह साहब भी बात करते हैं, किरण रिजिजू साहब भी बात करते हैं। तो सर आप बताइए क्या वास्तविकता में अब आगे चल करके जो अगली लड़ाई होगी मुसलमानों के बीच में होगी, एक दूसरे जैसे एक जमाने में शिया सुन्नी हुआ करती थी, आज की तारीख में अशराफ और अजलाफ के बीच में होगी? आप बताइए। मुझे बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि जो गरीबी, भुखमरी और जो पेट की आग है ना, लड़ाई वो शुरू करती है जी। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं इन्होंने। अगर इनको दिलचस्पी है किसी मुस्लिम गरीब, मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, उनके साथ जितने आ रहे हैं, क्रिश्चियन आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि ये सत्ता में कहीं भागीदारी दे रहे हैं क्या? उनको पूरी ताकत है ना उनके पास सर। अगर ये सरकार में वो 2 लोगों के सहारे हैं, उससे पहले 2 सरकारों में तो अकेले थे ना। 300 सांसद थे उनके पास, क्यों नहीं निर्णय लिया? 300 सांसद थे, महिलाओं का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा महिला रिजर्वेशन देंगे, उसके बाद पहले जो है सारी जांच होगी और दूसरा जो है हम रिजर्वेशन का देख के उसके बाद हम ले आएंगे। यानी आपको देना नहीं है, बहाने बना के औरतों के साथ बेवकूफ बनाने का औरतों को इस देश में। वही काम राज्य की सरकार कर रही है। आपने इलेक्शन में 1500 को 2100 किया और उसके बाद जब सरकार बन गई तो 1500 को 500 करने पर आ गए। उसमें से भी 15 लाख औरतों को देना था, अभी 8 लाख को देंगे। यानी बेईमानी का, इनके झूठ बोलने का ये हाल है कि इनको रोकेगा कौन सर? आप गोदी मीडिया इनसे पूछने वाली नहीं है क्या कहकर आए। प्रधानमंत्री जी क्या क्या कहते हैं और उसके बाद तुरंत बदल जाते हैं। अब आम चूसने का टाइम फिर आ गया। आप किसी पत्रकार को भेजिए, पूछ लीजिए कि भाई आम चूसने का रस कैसा रहेगा, काट के खाएंगे या चूस के खाएंगे? निजामुद्दीन जी, एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिया, जिस प्रकार से बीजेपी जुडिशरी पर अटैक शुरू कर दिया। जुडिशरी पर जिस प्रकार से बीजेपी ने अटैक शुरू किया, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ ने शुरू कर दिया, उसके बाद निशिकांत दुबे वगैरह, और एक के बाद चीफ जस्टिस पर अटैक हो रहे हैं, जुडिशरी पे अटैक हो रहे हैं। तो किस प्रकार से देखते हो, क्या उनको डर लग रहा है कि ये बहुत सारे चीज प्रश्न पूछने लगे अभी और एक स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले लेंगे सरकार? कैसे देखते हो आप? देखिए, जिसके विरुद्ध ये अदालत लाई जा रही है, जिसके विरुद्ध ये सारे चीजें लाई जा रही हैं, उसके थोड़ा सा पीछे जाएं। बाबरी मस्जिद का मुकदमा आपने देखा ना, 400 पेज के जजमेंट में 396 पेज उनके फेवर में है। सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है, कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है कि वहां पूजा नहीं होती थी, नमाज होती थी। सारी कुछ होने के बाद एक लाइन के जजमेंट में यह कह दिया जाता है कि साहब आस्था के नाम पर आपको देना है। क्या इस देश के मुसलमान ने उसका विरोध किया? क्या अदालत के अगेंस्ट किसी मुसलमान लीडर का कभी बयान आया क्या? तो ये तो धमका रहे हैं अदालतों को खुलेआम। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये तरीका क्या है? मतलब आई एम शॉक्ड वेरी फ्रैंकली। चलिए धनखड़ साहब को तो हम तब से जानते हैं जब वो, लेकिन क्या सर पूरी बात सुन लेना, राष्ट्रपति को ये बात करना चाहिए क्या? सर पूरी बात सुन लेना। जगदीप धनखड़ साहब को तो हम तब से जानते हैं जब वो चंद्रशेखर जी की सरकार में मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हुआ करते थे। हम तब से जानते हैं उनको, तो तब से वो ऐसे ही हैं। जबान मतलब उनकी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बोलते हैं वो। लेकिन एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं जो अभी प्रदीप जी ने बोला, और अभी निशिकांत दुबे साहब बोल रहे हैं। तो मतलब निशिकांत दुबे साहब के खिलाफ कोई तो एक्शन होना चाहिए ना। आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बोल दिया। ये काम तो सरकार को करना चाहिए था ना। जी मैं वही पूछ रहा हूं। काम तो सरकार तुरंत कर सकती थी, निशिकांत का घर गिरवा देती, बुलडोजर चला देती उनके ऊपर, या उनका जो है सदस्यता रद्द करने के लिए प्रस्ताव पास कर देती।
या राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करते कि इनको बर्खास्त करो। ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं अगर ये बात किसी मुस्लिम सांसद या दलित सांसद या अपोजिशन के किसी सांसद ने की होती तो अब तक उसका घर उजाड़ देते। आपने देखा ना सुमन जी का घर तोड़ा ना इनके लोगों ने, क्या मिला, क्या कर लिया सरकार ने, कितने लोगों पर मुकदमा चला दिया। तो जिसको संविधान पर विश्वास नहीं है, जिसको बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर विश्वास नहीं है, ये तो मनुवादी हैं, सामने सीधा खुद कहते हैं, खुद कह रहे हैं, हम क्यों माने। निशिकांत दुबे जी ने एक जो चीज कहा बहुत चौंकाने वाले हैं निजामुद्दीन साहब, जो आपने हाईलाइट कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि आप चेहरा मेरे सामने कौन सा है, चेहरा देखकर वो कानून की बात करते हैं। तो क्या वहां पर भी अपीसमेंट की बात है, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी? मैं सुप्रीम कोर्ट के या इस चीजों पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है कि ये आज पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर ये कहे कि भाई मैं किसी राजनीतिक दल में हूं, मैंने विरोध कर दिया, उसको मालूम नहीं है। क्या इनको सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का ख्याल नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजमेंट के बल पर आप सरकार चला रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के अगेंस्ट जजमेंट नहीं दिया होता तो क्या उद्धव की सरकार बर्खास्त होती? जी, जिस तरह की चीजें इनके फेवर में है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनकी है, और जब कोई जजमेंट अभी तो आया भी नहीं, अभी तो सवाल हुए हैं, तो ये धमकी है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कार्रवाई करनी है ना सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कार्रवाई करने नहीं आएंगे ना। तो निजाम साहब, क्या कांग्रेस का अभी ये मत है कि किसी भी तरीके से न्यायपालिका के ऊपर दबाव डालने की कोशिश हो रही है? तो क्या है सर, खुलेआम है। देखिए ये तो सवाल सर, ये सवाल तो ऐसा है कि कहीं उन्होंने छिप कर तो नहीं कहा है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा देश का मीडिया चिल्ला रहा है ना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं सर कि क्या निशिकांत दुबे के विषय पर गोदी मीडिया ने एक भी डिबेट कराया क्या? ना। जबकि देश के सीनियर मोस्ट एडवोकेट देश के सब खुलकर बोल रहे हैं कि ये गलत काम है। किस पर कितने दिन पर कार्रवाई हुई? जी, ये तो एक बात। और आज शायद आपके, क्या नाम है उनका सर, आपके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, एक जमाने में ओएसडी हुआ करते थे शीला दीक्षित जी के, क्या नाम है सर उनका, मैं नाम भूल जाता हूं हमेशा। आज आए थे, बॉम्बे आए थे, उन्होंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी आज। हाँ, खेरा जी, पवन खेरा जी। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, आपने देखा होगा, मैं साथ नहीं था। जी, तो क्या मतलब वो बॉम्बे में, मुंबई में आकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी नेशनल हेराल्ड के मामले पे, उस पर कुछ बताना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए उन्होंने तो बहुत साफ, जितने मुद्दे बहुत क्लियर कट मीडिया के सामने जो चीजें रखनी थी, आज उन्होंने ही नहीं, आज देश में बहुत सारे जगहों पे कांग्रेस के सारे बड़े लीडर्स ने आज जाकर उन्होंने मीडिया के सामने बात रखी है। खास करके आज जो मीडिया के सामने पवन खेरा जी ने बात रखी और नेशनल हेराल्ड से रिलेटेड सब थे। उन्होंने ये बताया कि टोटल नेशनल हेराल्ड के पास 6 प्रॉपर्टीज हैं, 6 में से 5 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसे ना वो बेच सकते हैं क्योंकि वो लीज के हिसाब से रखी गई है, और उन प्रॉपर्टी का ना तो प्रॉफिट ना लॉस, उसका कोई विषय नहीं है, उसको एक आंदोलन की तरह चलाना है। नेहरू के वो कमेंट्स और नेहरू के टाइम की सारी चीजें उन्होंने साफ करके रखी कि अगर मेरा आनंद भवन बिकता है तो बिक जाए, लेकिन जो नेशनल हेराल्ड में काम करने वाले लोग थे उनकी सैलरी तनख्वाह कैसे देंगे? आप मीडिया चलाते हैं, आपको पता है सर कि सैलरी कैसे दी जा सकती है जी, और कितना दिन आदमी को आप भूखा रख सकते हैं? ये एक धोखा है। और किस तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है नेशनल हेराल्ड के नाम पर कि राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट है, उनका इन्वॉल्वमेंट है। जब प्रॉपर्टी ही नहीं है, उतनी वैल्यू ही नहीं है, तो कभी वो 5,000 करोड़ कहते हैं, कभी 2,000 करोड़ कहते हैं, कभी 500 करोड़ कहते हैं। ये सारे, लेकिन एक चीज यहां पर बताना बहुत जरूरी है सर, मैं माफी चाहूंगा आपसे निजाम साहब, एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि वो नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके चार्टर में है कि आप इसको बेच नहीं सकते। यस, सीधी बात है। तो उसमें मतलब फिर केस क्या है? व्हाट इज द केस? चीज ये है कि यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बना के, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों को मर्ज करके दूसरे का पैसा या लोन लाकर उनको चुकाना पड़ता है। आप मुझे बताइए कि जिस संस्था में, वो कांग्रेस की संस्था थी नहीं, संस्था तो एक बनी हुई थी ना, उसके जितने तीनों चारों अखबार थे उसमें जो लोग काम करते थे उनको सैलरी कहां से देंगे आप?
आपने देखा कि यहाँ सरकारें किस तरह से क्या हालात होते हैं, कैसे। अब बेईमानी करके तो नेहरू जी नहीं ला सकते थे ना, चीट करके, जैसे प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा पैसा खा लिया, या उन्होंने जो है पीएम केयर फंड का पैसा ले लिया और आरटीआई से उसको गायब कर दिया। तो ये इस तरह की चीजें तो उन्होंने नहीं किया ना। और उसके बाद जब देश में इस तरह का जब चल रहा था तो उसी वक्त आपने क्यों नहीं उनका नाम डाला? तो ये सत्यता के लिए पूरी जनता के सामने नेशनल हेराल्ड का विषय पूरे देश भर में आज सारी जगहों पर कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर करके दिया है। लेकिन अब गोदी मीडिया को चाहिए कि उस पर डिबेट कराए, गोदी मीडिया निश्चित कांत पर डिबेट कराए, गोदी मीडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के कितनी अवमानना हुई है और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या उनकी सदस्यता छीन रही है क्या, ये मेरा सवाल है। लेकिन ये तो मैंने तो सुना है, जो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा चैनल है, अपने आप को सबसे बड़ा चैनल जो बोलते हैं, सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जो बोलते हैं, वहीं पर बैठ करके कोई भाई साहब हैं जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे साहब ने जो कहा है वो तो कहा ही है, उन्होंने 10 गुना ज्यादा और बोला है, और हर रोज बैठते हैं वो तो उसी चैनल पे। सर इनके यहाँ किसी को लगाव नहीं है ना। जब ये भारत का संविधान नहीं मानते, भारत के अदालतों के कानून नहीं मानते, तो लेकिन सर अदालतें भी तो इन्हीं के लिए रात के 11 बजे खुलती हैं, 12 बजे खुलती है, 2 मिनट में बेल मिलता है। गोस्वामी के केस में आपने देखा ना, बाकी केसेस में रात के सर हम लोगों को तो जेल हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट बैठ जाता है 2 मिनट में, चलो बाहर। बट निजामुद्दीन जी, कैसे आप देखते हो, क्या राहुल जी जो बार बार कह रहे हैं माइनॉरिटीज लिविंग अंडर फियर एंड थ्रेट, क्या ये एक के बाद डिसीजन के बाद धीरे धीरे सच्चाई में बदल रहा है? बिकॉज आर्टिकल 370 शुरू हो गए, ट्रिपल तलाक हो गए, राम मंदिर हो गए, वक्फ रिफॉर्म्स हो गए, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंपोज करने वाली बात है। तो राहुल जी लगातार हर प्लेटफॉर्म पे आज ही जो है एक वीडियो जारी किया गया है बजाज सर जी, वो वीडियो जो है उसी तरह का दिखा रहे हैं कि हम कॉमन सिविल कोड लाने वाले हैं, क्योंकि इनके पास समाज में जाके कुछ बताने को नहीं है कि हमने 11 सालों में ये कर दिया जिससे आपका डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन एक चीज से मैं सहमत हूं सर, का मिलने वाला गैस सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, 50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल मिलने वाला 100 रुपए का हो गया। आप जो रोटी थाली खाते थे होटलों में 18% जीएसटी लगा के 100 रुपए की थाली 400 की हो गई। इनसे जनता नहीं पूछे, इसलिए ये सब कर दो, मस्जिद ले आओ, मंदिर ले आओ, हिंदू धर्म को उससे लड़ाओ, पुजारी को लड़ाओ। ये सारी चीजें, ये सारा क्रोनोलॉजी समझने वाली चीज है कि भूखमरी, बेरोजगारी, अस्पतालों की हालत, इस पर कोई डिबेट करे क्या? आप बताइए, जितनी देर तक आंबरे साहब यहाँ बात कर रहे थे, उन्होंने एक बार भी गरीबी पर बोला क्या? एक बार उन्होंने सर ये बात तो दुरुस्त है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न, हम तो बड़ा छोटा चैनल है सर, लेकिन फिर भी जहां तक हम लोगों का सच तो दिखा रहे हैं ना सर आप जी, वो तो हमेशा ही दिखाएंगे, नहीं तो चैनल चलाने की जरूरत क्या है, कुछ और कर लीजिए। मेरा तो सीधा है, अगर पत्रकारिता करनी है तो सच बोलिए, नहीं तो कुछ और करिए, सीधी सादी बात है ना। लेकिन निजाम साहब, हम लोग यही चाहेंगे कि जहां तक आपका सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस बात करे ना इस पे कि देखिए साहब मेडिकल शुरू की बात कर रही सर, मैं पूरी बात सुन लीजिए। आप देखिए कि एक दिन देर किए बगैर राहुल गांधी पूरे देश में बोल रहे हैं ना सर। एक सेकंड, पूरी बात सुन लीजिए। मेडिकल सर्विसेज का जहां तक सवाल है, भले वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कोई भी हिस्सा हो हिंदुस्तान का, उनकी हालत जो है बद से बदतर है। जो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ, मैं सोच रहा था कि अंबेडकर साहब कुछ बहुत अच्छा बोलेंगे, क्योंकि वो भी खुद पुणे से हैं। उन्होंने भी वही ऑफिशियल लाइन रिपीट कर दी कि भाई एफआईआर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। वो बेचारी कर्रा के मर गई। और यहाँ पर सुप्रिया सुले जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, ये चार्ज ऑफ मर्डर होना चाहिए, यहाँ तो मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। आपने पेशेंट को एडमिट नहीं किया, आपकी पेशेंट है वो, शी इज ब्लीडिंग, खून निकल रहा है उससे, चाइल्ड वो प्रेग्नेंट है, खून निकल रहा है, और आप उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद 10 लाख रुपए नहीं है। कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में। सर स्कूल्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा फीस हो गई है, इतनी ज्यादा फीस हो गई है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें तो आपको वापस लानी पड़ेंगी ना इन द मेन स्ट्रीम मीडिया। हमारी सरकारें जहां जहां हैं जी, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है, आप तेलंगाना देख लीजिए, आप हिमाचल देख लीजिए, आप कर्नाटका देख लीजिए, तो अभी हम ये नहीं कहते कि हमने 100% किया है, लेकिन इनकी राज्य सरकारों से हमने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब हमारा सरकार फिर से रिटर्न आएगी, आप देखना, इनको हिसाब देना और इनको जेल में रहना है, क्योंकि हम अडानी अंबानी के लिए काम नहीं करेंगे। आपने देखा कि अडानी अंबानी के लिए कांग्रेस काम नहीं कर रही है, राहुल गांधी नहीं काम कर रहे हैं।
राहुल गांधी ऐसे किसी नेता को अब खड़ा करने के मूड में नहीं है जो दलाली करे जाके। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो लोग मेरे साथ चले जो देश हित के लिए काम करेंगे, जो बनियों के लिए काम करेंगे, दलालों के लिए उन्हें बाहर करो। I hope that happens. Thank you very much, निजाम साहब. Always a pleasure talking to you. आप इसी तरह काम करते रहें और इसी तरह संघर्ष करते रहें. हम लोग आपके साथ हैं. देश को एक बहुत अच्छा, बहुत निडर और देशभक्त विपक्ष चाहिए. सीधी सादी बात है. ये तो मैं मांग करके चलता हूं और मैं खुद बड़ा खुश हूं. प्रदीप जी भी बड़े खुश हैं कि कांग्रेस जो है एक बार फिर जागरूक हो रही है. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. So Pradeep ji, this Waqf thing is not going to go away, and neither is the Dinanath Mangeshkar Hospital matter. That's not going to go away either. And as far as the merger of MNS with Shiv Sena is concerned, Raj Thakre साहब had ruled it out long time ago. He's ruled it out again. He said merger का तो सवाल ही नहीं, cooperation हो सकती है, merger नहीं हो सकता. और जैसा आप खुद बता रहे थे कि पिछली बार जब cooperation की बात हुई थी, तो बाला नंदगांवकर जी को किस तरीके से बेइज्जत करके मातोश्री से भेजा गया था. मतलब क्या, तो उसके बाद मर्जर का कैसे सवाल होता है? Why has this talk come about now, प्रदीप जी? I think unfortunately by what एक इंटरव्यू जो दोस्त की, I mean he gave it to his friend Mr. Manjrekar, and after that everything changed because वो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए जो एक्चुअली नहीं बोलता नॉर्मल टर्म्स में. तो I think he got trapped into what he said in that particular program. जी. And then he's not in the he's not in the country at the moment. He's not in the country at the moment. These guys have all the luck in the world, right? Rahul Gandhi is abroad, Chandrasekhar Azad, Ravan is also abroad, Mr. Raj Thakre is also abroad, just about everybody is abroad. Isn't that lovely? We are the only people working over here in the heat and the dust. But I love this place. I absolutely love Mumbai. And once again, I must congratulate our friend Mr. Sundar Padmukh for the fact that he got those 43 houses cleared and in the names of all those people. So there are still good people working here. Of course, we also had something to do with it. We were right there with him all throughout. In fact, we were the only channel covering that. Only channel. और कोई channel वहाँ पर नहीं आया उस चीज़ को cover करने के लिए. We were the only people covering that. So once again, congratulations to all those guys. And I hope जो कामराज नगर का जो मैटर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगा. लेकिन मुझे नहीं लगता साहब कि राज ठाकरे जी की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना उनका कभी विलय होगा. मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है. Both are very top leaders and leaders of their own right. They may work together at some point of time. Everybody works together. After all, if Congress and NCP can work together, why can't they? Exactly. और शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार की भी मीटिंग हुई. और ये भी कहा जा रहा है कि अजीत दादा पवार जैसी कमरे में आए शरद पवार साहब खड़े हो गए. I think the witty old man has thrown the white towel. That's right. He's just said that okay, fine, let's do something. And the same thing is talked by Sanjay Raut ji. बोल रहे कि कहाँ अलग है, दोनों एक साथ ही है, एक है वो लोग. तो and this is actually Sharad Pawar ji का great game है कि he's in the government also, he's outside the government also. That's right. Always. He's a master at playing these games. On that there is no doubt at all. Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप नेशन नाउ को देखते रहें. सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर अभी तक आपने किया नहीं. वो घंटी भी बज गई है. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. और जहां तक प्रदीप जी और मेरा सवाल है, वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय.